धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले कई दिनों से फलस्तीन और इसराइल के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कभी खबरें आ रही हैं कि फ़लस्तीन ने कुछ कर दिया, हमास ने कुछ कर दिया। कभी खबरें आ रही हैं कि इसराइल की ओर से एक बड़ा अटैक किया गया, 12-12 मंजिला बिल्डिंगों को ज़मींदोज़ कर दिया जा रहा है। कल एक खबर आई कि जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के ऑफिस थे, उस बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया। 12-13 मंजिला वो बिल्डिंग थी। छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जा रही है और बहुत सारे लोग अभी तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, दोनों तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वर्तमान समय में आखिर वहाँ स्थिति क्या है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि स्थिति क्यों बनी है और क्या इस स्थिति को 2014 से कंपेयर करके यानी तुलना करके देखा और समझा जा सकता है। और तीसरे, जो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, 4 बार चुनाव होने के बाद भी वहाँ पे सरकार नहीं बन पा रही है इसराइल के अंदर, क्या वो भी इसके पीछे कुछ हो सकती है राजनीति। और जो इसराइल के अंदर अरब निजाद पार्टियां हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है, वो क्या भूमिका निभा रही हैं। और इसके अलावा इसराइल के अंदर जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं फ़लस्तीन के समर्थन में, उन्हें कैसे देखा और समझा जा सकता है। और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस पूरे मामले पर क्या कर रही है, बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे सवालों को जानने के लिए जाना पड़ता है एक्सपर्ट के पास। तो हमारी खुशनसीबी है, हमारे साथ पूर्व राजदूत जुड़ रहे हैं, देश की जानी मानी शख्सियत हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया पे उनको देखते होंगे, वो बहुत सारे इंग्लिश चैनल पे आपको दिखाई देते हैं। आईएफएस ऑफिसर हैं हमारी। फिर मैं कहूँगा कि आप कहेंगे बार बार इस तरीके से कह रहा हूँ कि वो जो है बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाए हैं, कुछ चीज़ों को उनके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तलमीज़ अहमद जी, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। शुक्रिया जनाब। मेरा पहला सवाल अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या बता रहे हैं। कोई कह रहे हैं हमास ने ये कर दिया, कोई कह रहा है इसराइल ने ये कर दिया। लेकिन आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई बता नहीं पाएगा। आप उस एरिया में रहे भी हैं और उसको बारीकी से समझते भी हैं। क्या वर्तमान स्थिति है अभी वहाँ पे सर? देखिए, इसके जो आजकल हो रहा है, इसके पीछे कई डेवलपमेंट्स हुए थे। जी सर। सबसे पहली बात आपको याद करनी चाहिए कि जो ईस्ट जेरूसलम है, ठीक जो है। ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, जो ठीक है। इजराइल ने 1967 में ऑक्यूपाई की थी, जी। वहां से अरब लोगों को हटाया जा रहा है। जी। यानी कि कुछ लोगों को, 70 फैमिलीज को एविक्शन नोटिस दिए गए थे। जी। ये एक वहां का ये सब जो फैमिलीज हैं वो कहती हैं कि हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, जी। हमारे पास सबूत है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जी। ऑटोमन पीरियड का डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल। लेकिन इजराइल कोर्ट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जी। तो सबसे पहले बात हुई इविक्शन नोटिस की। जी। दूसरी बात हुई कि ये आजकल रमजान का पीरियड था, जी। तो वो डमास्कस गेट वो अचानक उनके पुलिस ने बंद कर दिया। जी। तो जहां पे जो फ्री मूवमेंट था पैलेस्टीनियंस का, जी। वो वहां पे रोका गया। जी। ये दूसरी बात हुई। जी। तो और तीसरी बात के 10 मई को सालाना वहां के जो एक्सट्रीम राइट विंग एलिमेंट है, वो जेरूसलम डे सेलिब्रेट करते हैं। जी। वो जिस दिन जेरूसलम लिया गया जॉर्डन से, उसको वो सालाना सेलिब्रेट करते हैं। और जो उनका जुलूस है वो जानबूझ के मुस्लिम इलाकों में जाता है और प्रोवोकेटिव स्लोगन्स होते हैं। ये 3 बातें हुई। हमास ने उनको याद दिलाया कि भाई ये तीनों बातें गलत है, और हम ये जब आपका जुलूस निकलेगा हम रॉकेट फेंकेंगे ताकि वहां पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो। ये हुई बात। और उन्होंने कुछ रॉकेट भेजे, ज्यादा उसमें कोई तबाही नहीं हुई, लेकिन जुलूस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और उसका रूट उनके पुलिस ने बदल दिया। उसके बाद जैसे इजराइल हर वक्त करते हैं, उन्होंने रिटेलिएटरी मेजर शुरू कर दिए। अब वो रिटेलिएटरी मेजर्स आपको मालूम है कि इजराइल की तरफ से डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। यानी कि अगर हमारा एक आदमी मारा गया तो हम 10 या 20 लोगों को की लाशें खड़ी कर देंगे। ये उनका अप्रोच रहा है। इजराइल के ऊपर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। मैं कहता हूं कि जैसे जेम्स बॉन्ड के साथ था लाइसेंस टू किल, वो इजराइल को दुनिया अमेरिका ने दे दिया है। तो वो उनके पास है, अब कोई रोक नहीं है। आपने देखा है कि पिछले 40 साल में, लेकिन जब ये दूसरा 40 साल में जब पहला इंतफादा शुरू हुआ, इनकी इजराइल की तरफ से उनके वायलेंस पे
जी किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं। जी और इंटरनेशनल कम्युनिटी, जी यूनाइटेड नेशंस हो या कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो जेनीवा में, हम्म कोई इंस्टीट्यूशन इनके ऊपर रोक नहीं डाल सकती अब तक, और जी अभी भी यही है। तो जो आपका सवाल था कि क्यों हुआ ये, इसका जी इमीडिएट बैकग्राउंड ये है। जी अब यही मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इसी से जुड़ा हुआ। 2014 में करीब 3000 लोग मारे गए थे, उसके बाद से सब कुछ मामला शांत चल रहा था। क्या फिर वही हालात 2014 जैसे पैदा हो गए हैं या रुक पाएंगे वो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अभी पिछले 7 साल में कई तब्दीलियां हुई हैं, जी ये हमको नोट करना चाहिए। जी पिछले 20 साल से जी इजरायली पॉलिटिक्स के ऊपर जो राइट विंग एलिमेंट है, जी पहले अरियल शरोन और जी आजकल नेतन्याहू, जी उनका कंट्रोल रहा है। जी और इनका जो कोलिशन होता था, जी जिसके जरिए ये लोग रूल करते थे इसराइल को, उसमें राइट विंग एलिमेंट और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस पार्टी, जी वो उनको साथ थी। और उनका जो एजेंडा है, कई लोगों को मालूम नहीं, जो जी उनकी रिलीजियस पार्टीज हैं, जी वो और अल कायदा और दाइश में कोई फर्क नहीं है। जी वो उसी तरह कट्टर हैं, उसी तरह वायलेंट हैं, और जी वो इसको एनकरेज करते हैं। और जी नेतन्याहू को उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंस है। जी अब जो इलेक्शन हुआ है, जी ये पहली दफा इसराइल में ये हो सकता है कि शायद नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर न बन पाए। जी ये हो सकता है। अभी तक इसमें उनको 1 महीना दिया था इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट ने कि अपना कोलिशन बनाओ। वो जी कोलिशन नहीं बना पाए, तो जी उनके जो राइवल हैं, जी वो एक सेंटर लेफ्ट कोलिशन बना रहे हैं। जी अगर ये कोलिशन बन गया, जी तो उसमें 3 पॉइंट्स हमको नोट करना पड़ेगा। ठीक है नंबर 1, 20 साल, ये कई सालों के बाद पहली गवर्नमेंट होगी जिसमें नेतन्याहू शामिल नहीं होंगे। जी दूसरी पॉइंट कि जो अल्ट्रा राइट विंग ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पार्टीज है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है और तीसरी पॉइंट, इस कोalition में सबसे पहली दफा जी इजराइल की हिस्ट्री में एक अरब ग्रुप शामिल हो सकता है। जी मंसूर उनके जो लीडर है, जी वो उनकी एक राम पार्टी है। तो उनके उनसे ये सब बातचीत हो रही। जिस क्या दिन ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, जी उस दिन ये गवर्नमेंट अनाउंस होने वाली थी। जी तो कुछ लोगों को एक कॉन्स्पिरेसी थियरी चल रही है इसराइल में कि जी शायद ये सारा मामला जी नेतन्याहू ने शुरू किया होगा ताकि गवर्नमेंट ना बन पाए। ताकि गवर्नमेंट ना बन पाए और फिर पांचवी बार चुनाव के अंदर चले जाएं नेतन्याहू, ये सोचे समझे तरीके से हो सकता है। क्यों आपको नहीं लगता ऐसे हालात में, जो हालात बन गए हैं, जो अरब नज़ाद पार्टियां हैं वो सपोर्ट कर पाएंगी इजराइल की नई सरकार को? अ, ये अभी कहना जरा मुश्किल है। ये एक मौका है, इट्स ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी जी फॉर चेंज। लेकिन जो इजराइल के, ये जाहिर है कि जब भी चेंज होता है, जी उसमें टेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। जी वो हम देख रहे हैं। हम्म ये जो ट्रांजिशन है, जी यानी कि इजराइल, अगर आप इजराइल की नजरिए से देखें, उनकी पॉलिटिक्स की नजरिए से देखें, सर तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चेंज है, जी तारीखी चेंज है। जी क्योंकि कभी इजराइल का जो है नक्शा, जब से मेनाहिम बेगिन और लिकुड का जोर हुआ जी और इजराइल की पॉलिटिक्स राइट विंग की तरफ गई जी 1967 के बाद, जी ये पहली दफा लग रहा है। एक थोड़ा सा मौका था जब yitzhak राबिन वहां प्राइम मिनिस्टर थे जी और उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड किया था जी कि यासिर अराफात के साथ, जी लेकिन उनको मारा गया, उनका असैसिनेशन हो गया। जी उसके बाद कभी ऐसा मौका फिर नहीं। उनका असैसिनेशन 1995 में हुआ। तो जी अगर आप देखें 25 सालों में इजराइल में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि एक मॉडरेट लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी हो जो अरब को अपने साथ रखे। जी इससे क्या होता है कि नए ख्यालात उभर के आते हैं आपके सामने। पहले पहले जब तक नेतन्याहू थे,
ये आप नए ख्यालात नहीं सोच सकते थे। उनका एक सख्त कंट्रोल था, और जी जो उनकी कोalition थी वो अपने एक्सट्रीम मजहब का इस्तेमाल करके वो जी सब लोगों को कंट्रोल में रखते थे। तो जी एक तो ये चेंज हुआ है कि अरब शायद शामिल हो इसमें। जी मुझे ये भी लगता है कि 25 सालों में जी इसराइल में भी तब्दीलियां हो रही है, एक नए जनरेशन आया है, जी उनके वो कट्टरपंथी नहीं है, शायद मॉडरेट है। हम्म अब ये सारा जो अब तक इसराइल की पॉलिटिक्स थी, इट वाज सेटलर ड्रिवन। जो जी सेटलर्स हैं जी वेस्ट बैंक में, वो जी एक्सट्रीम राइट विंग है। जी कई लोग उनमें इजरायली भी नहीं है, उनके जी पास अमेरिकी पासपोर्ट है। जी कुछ लोग वहां टेम्पररीली आते हैं, जी लेकिन सब एक्सट्रीमिस्ट हैं और बहुत हम्म ही ज्यादा वायलेंट। हम्म, मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स रही है, जी इसके बारे में सवाल उठ रहे हैं इसराइल में और इजरायली कौम में। इसराइल में और इजरायली कौम में ये सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं, वही प्रदर्शन कर रहे हैं इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि हिंसा भी कर रहे हैं, हिंसा करने के आरोप भी लग रहे हैं कि इसराइल के अंदर हिंसा भी यही लोग कर रहे हैं? देखिए, इसराइल एक पोलराइज्ड सोसाइटी है जी और उसमें हर तरह के लोग हैं। जी अब तक जो मॉडरेट एलिमेंट था, जी जैसे हम सुनते थे पीस नाउ मूवमेंट, जी पीस नाउ मूवमेंट, और कई उसमें मूवमेंट है। एक जो जो पहले सोल्जर्स थे, सिपाही थे फौज में, वो बाहर निकल के जो एट्रोसिटीज उनकी फौज ने की जी गाजा में, लेबनान में, उसके पहले, तो उसके वो नागवार गुजरता था इन लोगों को। जी लेकिन इनकी आवाज किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि जी बहुत कम लोग। ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि शायद ये अब आगे आएंगे, और जो जी इनके पुराने पॉलिटिशियंस हैं उसको हम्म नए सबक सिखाएंगे। तो हम्म एक तो वो, तो जी इसराइल में जो उनके यंग लोग हैं, एक एक्सट्रीम राइट विंग भी एलिमेंट है और एक मॉडरेट एलिमेंट भी है। जी तो उसमें अब देखना है किस तरह इनकी पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है। सड़क पे जो आप चाहें कहें, जी लेकिन सबसे बाद में तो सरकार बनानी है। जी सरकार का क्या रवैया होगा, उसके जी क्या लीडर्स होंगे, क्या वो सरकार के पास मेजोरिटी मिलेगी उनको जी पार्लियामेंट में, क्या वो सस्टेनेबल है? क्योंकि हम्म, जब भी कोalition बनती है, जी आपको तो मालूम है बिल्कुल कि उसमें कई डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। और बिल्कुल अगर बुनियादी डिफरेंस, अब देखिए ये कोalition इसलिए बना है, कीप नेतन्याहू आउट, जी ये एक मुद्दे पे बना है। जी लेकिन जब आप सरकार चलाएंगे, जी तो जाहिर है कि उसके बाद कई सवाल उठेंगे छोटी छोटी बातों पे। अब वहां पे एक राइट विंग एलिमेंट है, सेक्युलर एलिमेंट, लीबरमन। लीबरमन को शायद ये डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। जी फॉर्मर जनरल है बेनी कैंट्स। जी उसके बाद है नेफ्तली बेनेट। नेफ्तली बेनेट भी राइट विंग से हैं। जी तो उसके साथ आपने इन लोगों को, लेफ्ट विंग के लोगों को भी लगाया है और अरब को भी लगाया है। जी तो जाहिर है कि ये कोalition चलाना काफी आसान काम नहीं होगा। जैसे हम लोग भारत की राजनीति में भी देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल ले सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए साथ आ सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने के दौरान बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है, उसी के चलते टकराव होता है। मैं निकल के वापस फिर आना चाहता हूँ ये जो दौर हिंसा का चल रहा है इसी पर। क्या आपको लगता है ये अनकरीब रुकेगा या और बढ़ेगा? क्या लगता है आपको फिलहाल अभी? अ, मेरी ख्वाहिश है कि ये ना बढ़े, जी क्योंकि ऐसे कोई बुनियादी इश्यूज नहीं है। जी मैं चाहता हूं कि सरकार बने, जी मैं चाहता हूं कि नेतन्याहू, अब देखिए इसमें क्या हुआ, टेम्पररी केयरटेकर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर तो नेतन्याहू है। जी आप इनकी तस्वीर आप टेलीविजन पे देखते हैं। जी नेतन्याहू क्या चाहता है जी कि ये जो 3 हफ्ते यार लपीद को दिए गए हैं, जी सरकार वो किसी तरह निकल जाए। हम्म उसके बाद वो फिर एक वो ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जी 6 महीने के लिए, और उसके बाद इलेक्शन होंगे। जी अब वो, उसका नेतन्याहू को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि किसी न किसी तरह ये जो अपॉर्चुनिटी यार लापिद और बेनेट नफ्तली को भी दी गई है, वो जी खत्म हो जाए और ये अपना 6 महीने और गुजार ले। आप ये देखेंगे कि इसने 4 इलेक्शन गुजारे हैं जी और किसी में भी इसको
सक्सेस नहीं मिली, लेकिन फिर भी इन 2 सालों में ये प्राइम मिनिस्टर रहा है। और सारी जो इजरायली पॉलिटिक्स है, अग्रेसिव पोस्चरिंग वगैरह, वो इसके हाथों में है। तो मैं नहीं चाहता, ये मैं आपको फ्रैंकली कहूं, मैं नहीं चाहता कि ये 6 महीने और ले ले। और ये जो है, तो इसमें जो था, हमास ने अपना प्रोवेस दिखा दिया कि भाई हमारे पास रॉकेट है, और अगर आपके पास आयरन डोम है, लेकिन 90% आप रोक सकते हैं, 10% फिर भी हमारी मिसाइल आपके पास पहुंच जाएगी। एक तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना था, आपने कर दिया। इजराइल को अपना पावर डेमोन्स्ट्रेट करना था, उन्होंने कर दिया। 2 बड़ी बिल्डिंग उतार दी और 100 लोगों को मार दिया, 20 बच्चों को भी मार दिया। और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इशारा कर दिया कि कोई हमारे सामने कोई रोक नहीं है। आप कोई भी मीडिया हो, अब वो अमेरिका में लोग शोर कर रहे हैं, प्रेसिडेंट भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, अरे इंटरनेशनल मीडिया की ऐसी क्या खास अहमियत है? इंटरनेट वहां पे पैलेस्टीनियंस को इतने सालों से आप मार रहे हैं, और आपको पहले ये मीडिया की बिल्डिंग आपको और ज्यादा अहमियत पाती है। ये मुझे बिल्कुल बेवकूफाना हरकत लगती है। लेकिन इजराइल ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। वो तो खफा है अल जजीरा से, पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि अल जजीरा ने इनको एक्सपोज किया। जब पिछले टाइम इन्होंने हमला किया था गजा पे, 2014 का हमला, वो अल जजीरा ने एक्सपोज किया। उसके पहले भी जो हमले हुए, इंतिफादा वगैरह, वो अल जजीरा के साथ इनकी खास दुश्मनी है। तो इस वजह से जाहिर है कि उन्होंने वही बिल्डिंग इस्तेमाल को खत्म कर दिया। ये एक सिंबॉलिक एक्शन है। अब मुझे लगता है कि सिंबोलिज्म हो चुका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, सिंबॉलिक एक्शन है और इसी को लेकर वो तमाम चीजें आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद यहूदी थे, तो कहा जाता था कि वो इसराइल को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अब तो जो बाइडन आ चुके हैं, उनके आने के बाद भी तस्वीर क्यों नहीं बदली, बल्कि और बुरी हो गई। देखिए, हमारे तरफ से एक बुनियादी गलती है जी। सबको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ऑल पावरफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यूएस में क्योंकि उसका बड़ा इलेक्शन होता है, सारे दुनिया में हंगामा रहता है, वो व्हाइट हाउस में जाते हैं, अच्छे अच्छे स्पीचेस देते हैं। लेकिन आपको मालूम है अमेरिकन सिस्टम, एक तो वहां सेपरेशन ऑफ पावर्स है। हाउस और सेनेट के पास बहुत पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इशारा दे सकता है पॉलिसी के बारे में, लेकिन जो लॉज और रेगुलेशंस होते हैं वो तो हाउस और सेनेट में बनते हैं। ठीक है। हाउस में इनके पास मेजॉरिटी है, सेनेट में नहीं है। तो एक तो वो तकरीर। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका में लॉबीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स बहुत अहमियत पाते हैं। और इजराइल की तो अपनी लॉबी है ही पिछले 50 साल से। वो इसको इजराइल लॉबी कहते हैं, जो मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, फाइनेंस को भी कंट्रोल करते हैं, और पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करते हैं। कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में नहीं है जिसकी कभी हिम्मत ऐसी हो कि वो इजराइल के बारे में कुछ कह पाए। बाइडेन भी ये सब कॉन्स्ट्रेंट्स रिस्ट्रेंट्स हैं। प्रेसिडेंट तो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है उसकी। रियल पावर इज नॉट नेसेसरीली बिगिनिंग एंड एंडिंग इन द व्हाइट हाउस। बिल्कुल सही आपने कहा, और आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति बदल जाने से अमेरिका की पॉलिसियां नहीं बदल जाती। लेकिन आपने बात की कि इनकी एक लॉबी है जो इजराइल की है। ऐसी लॉबी आपको फ़लस्तीन की दिखाई देती है? फ़लस्तीन की ओर से जब देखते हैं, वहाँ एक तरफ हमास है, एक तरफ महमूद अब्बास हैं, और वहाँ अलग अलग गुट हैं, वो बिखरे हुए से नज़र आते हैं। पूरी यूनिटी क्यों नज़र नहीं आती फ़लस्तीन की तरफ से? देखिए, ये जो आप यूनिटी की बात करते हैं, ये एक दिल की ख्वाहिश है, लेकिन वो भी सामने नहीं आई। कभी हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। हमारा एक दूसरी जो गलती है, एक तो हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में, दूसरी गलती है क्योंकि हम अरब, हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं अरब। हमको ये लगता है कि ये एक से लोग हैं, अरबी बोलते हैं, इस्लाम के फॉलोअर, ज्यादातर इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, उनकी कल्चर एक सी है, उनकी हिस्ट्री भी साथ रही है। लेकिन कभी आपने पिछले 100 साल में ये नहीं देखा होगा कि कभी इनके कोई यूनिटी हो पाई हो। उनके जो लीडर्स हैं वो अपना पर्सनल एम्बिशन को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। ये तो पुरानी बात है।
जी तो अगर वहां पे लॉबी है अमेरिका में आजकल, एक तो सऊदी लॉबी है जी और दूसरी अमेराती लॉबी है, जी कुछ हद तक कतरी लॉबी है। जी ये लोग कभी पैलेस्टाइन की बात नहीं होगी इनकी तरफ से। हम्म इनका इनका पूरी प्रायोरिटी होगी कि हमारा फायदा, हमारे जो रूलिंग फैमिली है उसका फायदा हो। हम्म अब बात रही जो इजराइल की जो लॉबी है वो जी अब मोनोलिथिक नहीं रही। जी एक तो वो आईपैक के अलावा वहां जे स्ट्रीट भी है, हम्म और जो ओवरवेलमिंग ओपिनियन है अमेरिकन जूइश कम्युनिटी की, जी वो 60% अमेरिका इजरायली राइट विंग को सपोर्ट नहीं करते। हम्म ट्रंप के दौरान आपने देखा होगा कि जी ट्रंप ने जूइश लॉबी के लिए, जूइश कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। जी उसको सपोर्ट था 5-6 जूइश मल्टी बिलियनर्स का, जैसे हम्म शेल्डन एडल्सन थे। हम्म ही डिपेंडेड ओनली ऑन द टाइकून्स, he हम्म did not depend on the community, हम्म और community has not voted for Trump। जी तो मैं देख रहा हूं कि हम्म एक तो इसराइल में चेंजेस हो रहे हैं, और जाहिर है कि चेंज तो होना ही है। जी आप वो 50 साल, 1967 वॉर हो चुकी, जी अब उसके कितने साल हो गए, जी 50 साल से ज्यादा हो गए। जी अब चेंजेस तो आ गए। अब जी यंग कम्युनिटी है आजकल, जी उनको इस इनसिक्योरिटी से के साथ ये लोग रहे हैं। जी जो दुश्मनी उनके बाप दादा की थी अरबों के लिए, वो इन लोगों में नहीं है। जी अच्छा, अमेरिका में भी यही चेंज हो रहा है आजकल। जी अमेरिका में हम देख रहे हैं हम्म कि जूइश ओपिनियन इज गेटिंग मोर एंड मोर जी मॉडरेट, जी एंड दे वो जो एक्सट्रीम राइट विंग अप्रोच है नेतन्याहू का, जी उसको सपोर्ट नहीं करते। उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरब दुनिया पे नज़र डालें, मैं आपसे और बारीकी से समझना चाहता हूं क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। ओआईसी का नाम लिया जाता है, बार बार कहा जाता है कि ओआईसी बहुत कुछ कर देगा। कुछ लोग कह रहे हैं तुर्की ने अपनी फौज उतार दी, कुछ लोग कह रहे हैं ईरान समर्थन में आ गया। आप कहाँ पाते हैं आज का जो विवाद चल रहा है उसमें इन तमाम लोगों को? मैं आपसे बहुत सीरियसली कहूंगा, मैं 4 साल जद्दे में रहा हूं, मैं सर पूरे 10 साल मिला के सऊदी अरब में रहा हूं। सर मुझे कभी कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, जी डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट या आम जनता, बिजनेसमैन, जिसने ओआईसी को कभी किसी तरह की कोई अहमियत दी हो। तो ओआईसी का जिक्र करना किसी सीरियस डिस्कशन में बिल्कुल ही बिल्कुल ही ठीक किसी बिल्कुल फायदेमंद नहीं। जी जी, आपने ओआईसी के बारे में बहुत विस्तार से बताया, लेकिन मैं जानना ही चाह रहा था कि अभी फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो चल रहा है उसमें ओआईसी क्या कर रहा है, तुर्की क्या कर रहा है, ईरान क्या भूमिका अदा कर रहा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। आपके पास क्या जानकारी है सर? ओआईसी का तो रेजोल्यूशन स्टेटमेंट देने के अलावा कुछ नहीं होगा, और अभी तक मुझे मालूम नहीं उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया। वहां के ठीक है दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। जी एक तो सेक्रेटरी जनरल खुद अपना कर देते हैं, ठीक है यानी कि मीटिंग ही नहीं बुला के। जी कभी कभार कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स कर देते हैं, और जी कुछ कभी कभार कोई। लेकिन इन रेजोल्यूशंस की किसी तरह की कोई अहमियत नहीं है, कोई इनको ठीक है पढ़ता भी नहीं। जी आपने जो बाकी सवाल किए, दोज आर मोर इम्पोर्टेंट। अब टर्की, कई लोगों की नजर है टर्की के ऊपर। जी मैं आपसे एक और बात कहूंगा, सर बाकी जो भी इस इलाके में देश हैं, उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। 1967 वॉर के बाद हम्म पैलेस्टाइन इशू न अरब इशू रहा, न इस्लामी इशू रहा। पैलेस्टीनियंस को मालूम है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमको खुद परस्यू करना पड़ेगा, कोई हमारे पास सपोर्ट करने के लिए आएगा नहीं, और आया भी नहीं। वो उनको खुद करना है। सारे जो उसमें इनिशिएटिव्स हुए हैं, जब लड़ाई झगड़े की बात हुई है, इंतफादा 1, इंतफादा 2, ये इन लोगों को करना पड़ा। लड़ाई झगड़ा जो करना था वो ही इन लोगों को करना पड़ा, हमास हो या कोई और हो। बाकी पॉलिटिकल इंटरेक्शन करना था तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी को करना पड़ा फतह के जरिए। तो सारी जो बातचीत हुई वो मैड्रिड और ओस्लो, इसमें कोई अरब देश शामिल नहीं थे, और होने भी नहीं चाहिए, उनका कोई रोल नहीं है। अब सारे जो देश हैं, सारे बोलचाल के अलावा, स्टेटमेंट के अलावा, रेटरिक के अलावा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी। लेकिन मीडिया में तो ब्रांडिंग की जा रही है टर्की की और ईरान की, कि मीडिया जो है बता रहा है कि वहां पे टर्की ने और ईरान ने जो है अपनी फौजें तक उतार दी हैं। स्टेटमेंट पढ़िए,
ये आप जमीन पे क्या हो रहा है वो देखिए। हम्म, स्टेटमेंट तो बिल्कुल कोई भी फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट कर सकते हैं। हम्म, और ईरान के लिए तो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना एक उनके रेवोल्यूशन का एक मुद्दा है। हम्म, लेकिन ईरान क्या कर सकता है? उनका तो खुद 40 साल से उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। वो तो खुद उनका देश, अगर आप उनकी हालत देखें आजकल, जी, वो तो बिल्कुल पिसी हुई है। हम्म, वो क्या करेंगे? और हम्म, अब तो उनके कुछ इलेक्शन भी होने वाले हैं। जी, तो ईरान को जब भी चाहे इजराइल आके हमला कर देता है, हम्म, उनके साइंटिस्ट को मार डालता है, जी, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज में अटैक कर देता है। साबोटाज कर देता है। तो हम्म, ये सब ईरान का एक स्टेटमेंट जरूर आएगा, जी, और आएगा, और जरा गुस्से का भी स्टेटमेंट आए। अब देखिए, हम्म, उन्होंने अमरीकियों ने आके उनके जनरल को मार दिया जी, खुले आप। क्या कर हम्म, सकते? कुछ नहीं कर हम्म, सकते। हम्म, अच्छा, बात रही टर्की की। हम्म, टर्की के भी जो लीडर है, जी, उन्होंने भी एक पोस्चर बनाया है। अब हम्म, ईरान का तो रेवोल्यूशन के साथ लिंक है, हम्म, पैलेस्टाइन इशू का। हम्म, टर्की के साथ, एर्दोआन के साथ इशू है। टर्की में एर्दोआन का जो अपना पर्सनल पर्सन, वो भी पॉलिटिकल इस्लाम की बात करते हैं। जी, लेकिन उनका एक ही इंटरेस्ट है, वो है एर्दोआन। हम्म, अलावा एर्दोआन का इंटरेस्ट एर्दोआन हम्म, है और कुछ नहीं। अब वो जब उनको सूझता है वो इस्लाम की बात करते हैं, जी, जब उनको सूझता है वो रीजनल ऑटोमन की बात करते हैं कि भाई ऑटोमन ग्लोरी होगी। और जी, लेकिन जब उनका हाथ कमजोर हो जाता है, तो हम्म, वो सुलह करने के लिए तैयार होते हैं। तो हम्म, पिछले कई महीनों से जी, ऑब्जर्व किया गया है कि जी, एर्दोआन इजराइल के साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं, हम्म, और एक एम्बेसडर भी उन्होंने चुना है। जी, जो रेजिस्टेंस आया है, जी, वो रेजिस्टेंस आया है इजराइल से, हम्म, टर्की से नहीं। जी। क्योंकि इजराइल डजंट ट्रस्ट एर्दोआन। बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं सर। तो कुल मिला के बात निकल के ये आती है कि फ़लस्तीन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अरब ममालिक जो कहने के लिए उसके साथ दिखाई देते हैं या बोलने के लिए साथ दिखाई देते हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे टर्की हो, वो उसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन आपकी बात से एक चीज़ मेरी समझ में आती है, मैं चाहूँगा आप उस पर थोड़ा विस्तार से रोशनी डालें। आप कह रहे हैं जो नई सरकार नेतन्याहू के अलावा इसराइल में बनेगी, वो फ़लस्तीन का भविष्य तय करेगी, बेहतर उससे भविष्य बन पाएगा फ़लस्तीन का। ये एक ऐसा इशू है जी, जिसके लिए उनके लोग अभी तक तैयार नहीं है। जी, कुछ ऐसे इश्यूज हैं दुनिया में, जी, मैं कहूंगा कश्मीर इशू है, जी, उसी तरह से पैलेस्टाइन इशू। अगर आप याद करें, जी, एक ही अंग्रेज सरकार ने यहाँ पाकिस्तान बनाया, वहां इसराइल बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और पहले पायलट वही उसी साल में बनना था, जी, 1948। हम्म, उसको उन्होंने आगे करके अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना। जी, लेकिन अभी तक उसका मुद्दा सेटल नहीं हो पाया। जी, मैं ज्यादा उसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, जी, ये जी, प्लेटफॉर्म नहीं है। जी, लेकिन आप इसराइल की तरफ देखिए, जी, उसमें पैलेस्टाइन का मैंडेट ब्रिटेन के साथ था। हम्म, उन्होंने ही ये होमलैंड का जिक्र किया, जूइश होमलैंड। अब ऐसी हालत हो गई है कि जी, एक ही जमीन के ऊपर दो क्लेमेंट्स आके खड़े हो गए। जी, एक क्लेमेंट है जो कहता है कि हमारे ऊपर गॉड का, यहोवा का सैंक्शन है, जी, ओल्ड टेस्टामेंट में हमारा लीज डीड है, हम्म, और ये लैंड हमारे लिए, ये जमीन हमारे लिए सेक्रेड है। जी, ये सेक्रेड, द लिंक ऑफ ए फेथ एंड जी, इट्स आइडेंटिटी जी, विद लैंड। बिल्कुल, और इस जमीन पे कोई और इक्वल नहीं रह सकता। हम्म, अगर आपको रहना है, जबरदस्ती रहिए, लेकिन आप हम्म, सेकंड क्लास सिटीजन होंगे। हम्म, और जो दुश्मनी है अरब के लिए, वो भी ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ के लेके आते हैं। हम्म, और एक ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है एक कम्युनिटी का, अमालिक। हम्म, तो ये कहते हैं कि ये पैलेस्टीनियन अमालिक हैं, हम्म, और हमारे ऊपर पूरी सैंक्शन है इनको खत्म करने की, हम्म, एक्सटर्मिनेशन। जी, तो आप जो देख रहे हैं, वो राइट विंग का अप्रोच है हम्म, इसमें। और लेकिन इसराइल ने एक और भी अजीब बात है, जी, इसराइल के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब किसी देश का होता है, उसमें सबसे पहली क्लॉज होती है कि तुम्हारे लैंड के बॉर्डर। हम्म, इसराइल नहीं चाहता कि कोई उसके बॉर्डर हो। उनका तो एक ग्रेटर इसराइल है, जो जी, कहते हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है।
और अगर आप नक्शा देखें जी इसके बेसिस पे, तो उसमें लेबनान भी है और उसमें सीरिया भी है और इराक है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया है, वो हम्म सब ग्रेटर इजराइल, एरेट्स इजराइल कहते हैं इसको, वो जी उसमें शामिल होता है। तो हम्म इस अगर आपका ये अप्रोच रहा हम्म तो कोई सेटलमेंट तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल पैलेस्टाइन के साथ, क्योंकि आप एक ही लैंड, दो लोग तो नहीं। पैलेस्टीनियंस का स्टेटमेंट है कि भाई आप 2000 से तो 2000 साल से आप यहाँ गायब थे यहाँ से, जी अब आप वापस आए हैं, हम्म लेकिन हम तो यहाँ थे हम्म 2000 साल। तो आप कहते हैं कि आपको यहोवा ने ये आपको सैंक्शन दिया है, हम जी कहते हैं कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, कानूनी डॉक्यूमेंटेशन है, हम्म हमारे पास तो लीज डीड है, जी सरकार का लीज डीड है, आप हम्म, कहते हैं आपके पास अल्लाह मियां का लीज डीड है। जी तो जी इसमें सेटलमेंट नहीं हो सकता। सेटलमेंट नहीं हो अगर सकता। और आप दूसरी बात ये भी मुझे लगता है सर कि इसराइल के पास जिस तरीके की पावर है और जिस तरीके की लॉबी उसके पास इंटरनेशनल स्तर पर है, तो लगता नहीं है कि अपने कदम पीछे रोकेगा, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, फ़लस्तीनियों का भविष्य इसराइल में बनने वाली नेतन्याहू के बगैर नई सरकार के भविष्य पर निर्भर करता है। देखिए, अ, ऐसा है कि ये जो मैंने पोजीशन अभी बताई, जी एक गॉड गिवन और एक लीगल, इसको रेकनसाइल करना जरूरी है। हम्म और वो रेकनसाइल होगा, इसके लिए हमारे सामने दो सेटलमेंट है, एक है टू स्टेट सोल्यूशन ठीक है और एक है वन सोल्यूशन। जी टू स्टेट सोल्यूशन है कि साइड बाय साइड दो सॉवरेन स्टेट हो, यानी कि पैलेस्टीनियन स्टेट वो वेस्ट बैंक और गाजा में हो जी और बाकी इसराइल है। लेकिन उसमें जो पैलेस्टीनियन स्टेट है, इट हम्म शुड बी सॉवरेन, जी लीगल एंड वायबल। वायबल वो अभी तक इसराइल की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि सॉवरेन, लीगल एंड वायबल तो हम नहीं कर सकते। हम्म अगर हमने हमारी सेक्रेड लैंड को ये इन लोगों को दे दिया तो वो तो ओल्ड टेस्टामेंट के खिलाफ है ना, हम्म तो वो नहीं कर सकते। तो टू स्टेट सोल्यूशन को वो एक सपोर्ट देते हैं जरूर, जी लेकिन उसमें कोई किसी तरह का कोई इंटेंशन नहीं है सेटल करने का। बात रही इसराइल में ही 20% इजरायली अरब है, कुछ जी तो कई अरब हैं जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में जो पैलेस्टीनियन है, जी कुछ अरब हैं जो इसराइल के सिटीजन है, वो 20% है। हम्म तो एक दिन आपको वन स्टेट सोल्यूशन करना होगा। वो हम्म वन स्टेट सोल्यूशन होगा मल्टी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, जी मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी डिनोमिनेशनल, ए हम्म डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन विच एवरीबडी इज एन इक्वल सिटीजन। हम्म तो या तो आप एक इंटरिम टू स्टेट सोल्यूशन करिए, वो भी इसराइल को नागवार गुजरता है, जी या आप वन स्टेट सोल्यूशन करिए कि जी सारे ऑक्यूपाइड टेरिटरीज भी हो, अरब भी हो, क्रिश्चियन भी हो, जू भी हो, मुसलमान हो, फिर वो। लेकिन अब तक इसको अपोज किया जाता है क्योंकि जो उनके अथॉरिटीज है, पर्टिकुलरली रिलीजियस अथॉरिटी और राइट विंग सेक्युलर अथॉरिटी, जी वो इसको कबूल नहीं करते। तो वो ये अभी तक सेटल नहीं होगा। कभी आगे जी भविष्य में अगर सेटलमेंट होगा हम्म तो वो इस बेसिस पे होगा कि शुरू में आप टू स्टेट करिए, जी लेकिन टू स्टेट ऐसा नहीं जिसको अभी जो इसराइल ने ऑफर किया है जी उसको हम कहते हैं बंटुस्तान। जी बंटुस्तान वो है, जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था तो जी उन्होंने छोटे छोटे इलाके बनाए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये काले लोग इसमें अपनी इकोनॉमिक लाइफ गुजार सकते हैं। और जी कुछ उन्होंने झूठे मूठे स्टेट भी बनाए, जी ट्रांसकाय, सिस्काय वगैरह, हम्म किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बंतुस्तान कहते थे। तो हम्म इजरायली लिबरल राइटर्स जो हम्म इसराइल ने ऑफर किया है उसको भी कंटेम्पचुअसली बंतुस्तान कहते हैं, जी कि जो आप ऑफर कर रहे हैं वेस्ट बैंक में हम्म और जो आपके खिलाफ है उसको आप टेररिस्ट कह देते हैं। बिल्कुल तो इस वजह से सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आप और मुझसे पूछे जी सेटलमेंट कैसे होगा और कब होगा, जी कैसे होगा तो टू स्टेट सोल्यूशन होगा, उसके बाद इट विल इवॉल्व इनटू वन स्टेट।
जी जी। कब होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जिस बारीकी से आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, मुझे लगा है कि आज तक हम भी बहुत सालों से अखबार पढ़ते आ रहे हैं, तमाम चीज़ों को देखते आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए, लेकिन जितने कम शब्दों में और जितने कम वक्त में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।